इस साल इंडिया में G20 समिट हुआ है, जहां पर दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के लीडर्स एक साथ मौजूद थे। पर क्या आपको पता है आखिर ये G20 समिट होता क्या है, कैसे इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लीडर्स एक साथ काम करते हैं और क्यों ये यूनाइटेड नेशन और नाटो जैसे बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। चलिए जानते हैं। नंबर 1, क्या है G20? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, G20 या फिर कहे ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के 20 सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल देशों की ग्रुप है। वीडियो को पॉज करके अब इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। 1999 में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी, तब इकोनॉमिक क्राइसिस को फाइट बैक करने के लिए G20 का निर्माण किया गया। इसमें बेसिकली अलग अलग देशों के लीडर्स आमने सामने होकर ग्लोबली डिफरेंट प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस और जॉइंट पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कोऑपरेटिव पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी जैसे कई इंपॉर्टेंट फील्ड्स में G20 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर 2008 से पहले G20 समिट को आज की तरह पब्लिकली नहीं बल्कि प्राइवेटली ऑर्गेनाइज किया जाता था और इसमें किसी भी देश की लीडर्स के बदले हायर ऑथोरिटीज ज्वाइन करते थे, जैसे फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। पर 2008 से इसमें लीडर्स भी ज्वाइन हुए और हर साल किसी एक देश को चूज किया जाता है G20 समिट को होस्ट करने के लिए। अब G20 के बारे में तो समझ गए, पर आखिर ये काम कैसे करता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया जाता है और किस देश में कब G20 होगा ये डिसाइड कौन करता है। यही पर आता है वीडियो का सेकंड पॉइंट, हाउ डज G20 वर्क्स। कौन सा देश किस साल G20 को होस्ट करेगा, इसके लिए ट्रोइका नाम का एक खास प्रोसेस होता है। इसमें G20 के मेंबर्स ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। हर ग्रुप में 3 कंट्री होते हैं और इन ग्रुप के अंदर ही G20 की प्रेसिडेंसी सर्कुलेट होता है। एज एन एग्जांपल 2023 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, 2022 में इससे पहले इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी था और 2024 में ब्राजील के पास प्रेसिडेंसी जाने वाला है। और इसी तरह प्रेसिडेंसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में सर्कुलेट होता है। अब अगर बात करें G20 किस मुद्दों पर फोकस करता है, तो इसे हम मेनली 3 कैटेगरीज या ट्रैक्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से 2 ऑफिशियल ट्रैक्स है और एक अनऑफिशियल ट्रैक है। नंबर 1, फाइनेंशियल ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक G20 का मेन टॉपिक भी है। इसमें मेंबर देशों के लीडर, सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स ज्वाइन करते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक का मेन एम होता है ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना। इस साल G20 समिट का फाइनेंशियल ट्रैक में सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, नेट जीरो, फाइनेंशियल सर्विसेज और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आया, इन सभी मुद्दों पर बात किया गया। पर सिर्फ फाइनेंस के ऊपर फोकस रखना इनफ नहीं है। अगर सोसाइटी ही इम्बैलेंस हुआ तो फाइनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है और इसी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं G20 का सेकंड ट्रैक, शार्पा ट्रैक। शार्पा ये वर्ड आया है नेपाल का एक एथनिक ग्रुप से, जिन्हें शार्पा कहा जाता है। शार्पा ट्रैक का मेन फोकस होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एंटी करप्शन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर। इसके बारे में अगर आपको और भी जानना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आता है G20 का थर्ड और आखिरी ट्रैक, एंगेजमेंट ग्रुप्स। ये ट्रैक पहले तो ट्रैक से थोड़ा सा अलग है। इसमें गवर्नमेंट पर्सनल्स नहीं बल्कि सिविलियंस ज्वाइन करते हैं और इसी वजह से इसे अनऑफिशियल ट्रैक भी कहा जाता है। इस ट्रैक में अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे बिजनेस के लिए बिजनेस 20। इसमें मेंबर्स देशों के 20 सबसे पावरफुल बिजनेसमैन ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन शेयर करते हैं और गवर्नमेंट को भी एडवाइस देते हैं। और इसी तरह से ही अलग अलग ग्रुप्स को भी बनाया जाता है, जैसे यूथ 20, वुमेन 20, स्टार्टअप 20 एंड सो ऑन। इस बारे में और भी डीप नॉलेज के लिए आप G20 के वेबसाइट्स में देख सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर ये सभी डिस्कशंस तो यूनाइटेड नेशंस में भी हो सकता था, फिर G20 इससे अलग कैसे हुआ? लुक, G20 और यूएन के बीच काफी डिफरेंसेस है। यूएन में दुनिया के सारे देश ज्वाइन करते और लगभग हर प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है। ऑन द अदर हैंड G20 में बस 20 कंट्रीज है जो ग्लोबल जीडीपी के 85% कवर करते हैं, जहां पर यूएन को ग्लोबल पीस सिक्योर करने के लिए बनाया गया था। G20 को ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए बनाया गया था। यूएन की तरह G20 के पास कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है और G20 कोई मिलिट्री यूनिटी भी नहीं है। इसी वजह से ये बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। कंक्लूजन, 2023 में कई देशों में रेजिस्टेंस आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2023 एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए 2023 का G20 समिट दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, पर सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, इस साल इंडिया के लिए भी G20 समिट काफी इम्पोर्टेंट है। लुक, इंडिया खुद को एक ग्लोबल लीडर और साउथ एशिया का वॉइस बनाना चाहता है और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। और इस साल G20 समिट इंडिया में हुआ है और इंडिया के पास एक मौका था अपनी इमेज को बेहतर बनाने की। और इसी के साथ इस वीडियो को बस यही एंड करते हैं। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक सिंपल वर्ड में सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एक्सप्लोर। इंडिया की इमेज को बदलने में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कैसे इंडिया फ्यूचर में एक स्पेस डोमिनेटर बन सकता है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।